नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजभाई और स्वागत है विपुल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का। दोस्तों, कक्षा 12 की जो हमारी बुक चल रही है जिसका नाम है आज़ादी के बाद स्वर्णिम भारत भाग 2 और इसका हम लास्ट पार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है भारत की विदेश नीति। इस पार्ट में अब तक हम 2 वीडियो बना चुके हैं। आपने दोनों वीडियो नहीं देखे, आई बटन में दोनों का लिंक मिलेगा, जाकर आप देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट नंबर 3 लेके आए हैं जिसके अंदर हम जो भारत की विदेश नीति की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो हम साथ में आपके लिए आज मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि वीडियो जो है ऐसा बनाया जाए कि आपको ऐसा लगे कि क्लास में ही पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको अपनी फ़ोटो जो है रिकॉर्डर के साथ ऐड की है, तो आपको ऐसा लगे कि आप क्लास में ही पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज की क्लास जो है शुरू करते हैं। तो देखो, भारत की जो विदेश नीति है इसकी प्रमुख विशेषताओं में सबसे पहली जो विशेषता है दो विद्यार्थियों, वह है गुट निरपेक्षता की विशेषता। भारत जिस वक्त आज़ाद हुआ उस समय शीत युद्ध का दौर शुरू हो चुका था। यानी भारत जब आज़ाद होता था 1947 में, तब विश्व में कोल्ड वॉर चल रहा था। अब इस शीत युद्ध का मतलब ये नहीं होता कि यहाँ पर मतलब सैनिक टकराव नहीं हो रहे थे, यहाँ पर गुट बंट रहे थे और विचारधाराएं टकराई थी। उस समय दुनिया के देश 2 गुटों में बटे हुए थे। यानी उस समय जो है दुनिया मतलब 2 गुटों में बटी हुई थी। एक तो गुट था यूएसए का जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का था, और एक था यूएसएसआर का, यूनाइटेड सोवियत संघ रूस का। ठीक है, तो ये जो गुट है संयुक्त राज्य अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ का। दोनों गुटों के बीच विश्व स्तर पर राजनीतिक और सैनिक टकराव जारी था। यानी दो राजनीतिक भी टकराव थे और सैनिक टकराव भी उनमें चल रहा था। पंडित नेहरू की विदेश नीति के उद्देश्य थे कठिन संघर्ष से संप्रभुत्व को बचाए रखना। पंडित नेहरू ने जो विदेश नीति बनाई उसका पहला तो उद्देश्य था कि जो कठिन संघर्ष है इससे जो प्राप्त संप्रभुता है, यानी हमने बहुत कठिन संघर्ष के बाद जो है आज़ादी पाई है, एक तो उसको बचाए रखना। क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना, यानी जो हमारे क्षेत्रीय अखंडता है इसको भी बनाए रखना। तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना, यानी हमें तेज रफ्तार से आर्थिक विकास करना है। नेहरू इन उद्देश्यों को गुट निरपेक्षता नीति को अपनाकर हासिल करना चाहते हैं। यानी नेहरू ने कहा कि हम न तो यूएसए का साथ देंगे न रूस का साथ देंगे, हम गुट निरपेक्ष बनेंगे, यानी हम गुट से अलग होंगे, यानी किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। पंडित नेहरू के दौर में भारत एशिया और अफ्रीका के नव स्वतंत्र देशों के संपर्क में, यानी भारत ने क्या किया कि जो एशिया और अफ्रीका के जो नए, जैसे भारत आज़ाद होता वैसे जो देश थे उनके साथ संपर्क बने। नेहरू के प्रयासों से सन 1955 में बांडुंग इंडोनेशिया में जो एफ्रो एशिया सम्मेलन, यानी अफ्रीका और एशिया के देशों का सम्मेलन, जिसे बांडुंग सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है बांडुंग सम्मेलन। इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी थी। यानी ये जो बांडुंग सम्मेलन हुआ था वहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जिसे कहा जाता है नॉन अलाइन मूवमेंट या नाम की स्थापना में नेहरू की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। यानी ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो बना था उसमें नेहरू की भूमिका थी। इसके अलावा नाम की जो स्थापना है वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, युगोस्लाविया के राष्ट्रपति जोसेफ ब्रोज टीटो और मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्देल नासिर द्वारा की। यानी जो नाम की जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसके अंदर 3 व्यक्तियों का नाम प्रमुख है, एक तो नेहरू और एक आपके टीटो और एक आपके नासिर। ये 3 हैं। नेहरू भारत के प्रधानमंत्री, टीटो जो है युगोस्लाविया के राष्ट्रपति और जो मिस्र के राष्ट्रपति थे नासिर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसका प्रथम शिखर सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड जो कि युगोस्लाविया में थे वहाँ आयोजित हुआ। यानी 1961 में इसका पहला सम्मेलन बनाया गया युगोस्लाविया में, ब्रेड था वहाँ। नेहरू ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट किया। यानी नेहरू ने बताया कि गुट निरपेक्षता क्या है, जिसमें उन्होंने बताया कि यह विश्व के अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति गुटों के साथ न जुड़ने थी। यानी उन्होंने कहा कि गुट निरपेक्षता करता है कि हम जो विश्व की अत्यधिक शक्तिशाली शक्तियाँ हैं इनके साथ नहीं जुड़ेंगे। गुट निरपेक्षता अथवा असंलग्नता की नीति तटस्थता से भिन्न है। यानी गुट निरपेक्षता का मतलब ये है कि हम तटस्थ रहें। असंलग्नता की नीति परस्पर विभिन्न विरोध विचारधाराओं से अपने आप को अलग रखने तथा शक्तिमूलक राजनीति से पृथक रहने
एवं सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व सक्रिय की सहयोग नीति। यानी असंलग्नता उन्होंने क्या कहा कि जो अलग अलग विचारधाराओं को जो लोग हैं, जो राष्ट्र है, उनसे अपने आप को अलग रखना, शक्तिमूलक राजनीति से अपने को पृथक करना और सभी राज्यों का शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की ये नीति है, चाहे वे राष्ट्र गुटबुद्ध हो या गुटनिरपेक्ष। यानी सह अस्तित्व हम उन सभी के साथ रखेंगे जो गुटबुद्ध, जिन गुट बने हुए उनमें भी है और जो गुटनिरपेक्ष है। यह नीति चुप्पी लगाकर बैठ जाने की या अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संन्यास लेने नहीं। यानी इन्होंने कहा कूटनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं कि हम चुपचाप बैठ जाएंगे या अंतर्राष्ट्रीय मामलों से हम संन्यास ले लेंगे, बल्कि इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लिया जा सकता है। यानी उन्होंने कहा कि हम इस नीति के तहत जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है इसमें न्यायपूर्ण ढंग से सक्रिय भाग लेंगे। अन्य देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का सिद्धांत स्वयं की संप्रभुता को बनाए रखने की अवधारणा गुटनिरपेक्ष है। यानी जो दूसरे देश हैं उनके आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे, जिसकी तरह हमारी जो स्वयं प्रभुता है वो बनी रहे। इससे अलग तटस्थता की नीति राजनीतिक कम और विधिक अधिक है, जिसमें एक देश किसी भी विवाद की स्थिति से स्वयं को अलग लेता है। यानी तटस्थता का अर्थ क्या होता है, इसमें एक तो राजनीतिक कम होती है और विधिक अधिक होती है, और इसमें जो कोई देश है वो किसी भी विवाद की स्थिति में स्वयं से अलग कर लेता है। सोवियत संघ के विघटन, यानी जब सोवियत संघ टूटा और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्न क्षेत्रों में नजर आती है। यानी सोवियत संघ जब टूटा और शीत युद्ध समाप्त हो गया तो गुट निरपेक्षता की जो प्रासंगिकता है वो नजर आई। क्या कहा है, पहली नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करना, यानी जो नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है इसकी एक तो मांग करना। दूसरी, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिका का वर्चस्व विरोध करना, यानी जो ध्रुवीय विश्व व्यवस्था है इसमें अमेरिका का जो वर्चस्व है इसका विरोध करना। तीसरा, उत्तर दक्षिणी संवाद, यानी विकसित और विकासशील देशों के लिए दबाव डालना, यानी उत्तर दक्षिण विकसित और विकासशील देशों के लिए इसमें दबाव डालना। दक्षिण दक्षिण सहयोग प्रोत्साहन, यानी जो दक्षिण है जो देश हैं उनको प्रोत्साहित करना। नव औपनिवेशिक शासन का विरोध करना, जो नव औपनिवेशिक शोषण हो रहा है उसका विरोध करना। आणविक निशस्त्रीकरण के लिए बल देना, यानी जो आणविक निशस्त्रीकरण यानी परमाणु का जो हथियार बनाने वाला जो सिस्टम है इसको बंद करने के लिए दबाव डालना। और संयुक्त राष्ट्र संघ के पुनर्गठन के लिए दबाव डालना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका पुनर्गठन किया जाए इसके लिए भी दबाव डालना। तो ये है गुटनिरपेक्ष नीति। अब दूसरी थी शांति की विदेश नीति। महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे अहिंसा की पुजारियों की धरती भारत की विदेश नीति सदैव विश्व की शांति समझती है। यानी जैसे महावीर स्वामी, महात्मा बुद्ध और महात्मा गांधी जैसे जो अहिंसा की पुजारियों की धरती है, ये भारत की जो विदेश नीति है सदा शांति की समर्थक रही है और विश्व शांति की। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना, यानी अंतर्राष्ट्रीय मतलब विश्व में शांति और उसकी सुरक्षा के लिए संभव प्रयत्न करना। सैन्य गुटबंदी से अपने आप को पृथक करना, यानी जो सैन्य गुटबंदी है उनसे अपने आप को अलग रखना। तथा निशस्त्रीकरण, यानी हथियार नहीं रखने का समर्थन करना। आदि नीतियों का भारत ने सदैव पालन किया, यानी इन सभी नीतियों का जो है भारत ने हमेशा पालन ही किया है। पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन भी भारत की जो है शांति प्रियता का द्योतक है, यानी जो पंचशील के सिद्धांत है ये भारत की शांति प्रियता का ही द्योतक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन सर्वप्रथम 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक खुले समझौते में किया गया था। यानी भारत ने जो पंचशील सिद्धांत प्रतिपादन किया और इसका जो प्रतिपादन है वो 29 अप्रैल 1954 को तिब्बत के संबंध में भारत और चीन के बीच एक समझौते में किया गया। पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने की और ये सिद्धांत निम्न है। यानी भारत के जो प्रधानमंत्री नेहरू और उस समय चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई उन्होंने किए। क्या थे ये सिद्धांत? पहला, एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता के लिए परस्पर सम्मान, यानी एक दूसरे की जो प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता इसका सम्मान करना। पारस्परिक अनाक्रमण, तो एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना। समानता एवं पारस्परिक लाभ, यानी समानता और परस्पर लाभ। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व करना, ये था पंचशील का सिद्धांत। लेकिन चीन ने इस पंचशील सिद्धांत को जो है नहीं माना और 1962 में भारत पर आक्रमण किया था। अब इसके बाद जो अन्य नीतियाँ हैं वो थोड़ी मतलब छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसको भी हम देख लेते हैं साथ में। तो अगली है मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति। यानी मैत्री और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व नीति क्या है कि भारत की विदेश नीति अवसरवादिता की नीति न होकर सदैव साधनों की पवित्रता में विश्वास करनी है। यानी भारत की विदेश नीति क्या है, एक तो अवसरवादी नहीं है, यानी अवसरवादियों की तरह ये अवसर तकती नहीं है कि अवसर मतलब जब भी अवसर मिले हम अवसर देखें। ये क्या है, सदैव साधनों की पवित्रता में विश्वास रखने वाली रही है।
भारत ने विरोधी गुटों के बीच सेतुबंध कार्य करते हुए सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर सम्मानपूर्ण संबंध बनाए जाने की नीति का पालन किया। यानी भारत ने जो है विरोधी गुटबंधों के बीच भी सेतुबंध का कार्य करते हुए सभी राष्ट्रों के बीच परस्पर जो है सम्मान संबंध बनाए रखने की नीति का पालन किया है। इसके बाद है साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद और प्रजाति विभेद की भी नीति का विरोध करना। भारत ने साम्राज्यवादी भावना को निरुत्साहित करते हुए उपनिवेशवाद का चाहे वह कहीं भी हो और किसी भी रूप में उग्र विरोध किया, क्योंकि भारत स्वयं जो है उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद का भुगत भोग रह चुका था, इसलिए उसने इसका विरोध किया। दक्षिण अफ्रीका तथा रोडेशिया जैसे देशों में जहाँ प्रजाति विभेद अपनी चरम सीमा पर पहुंचता, भारत ने इसका भी जोरदार विरोध किया। यानी जहाँ प्रजाति विभेद भी हो रहे थे अफ्रीका और रोडेशिया में, वहाँ भी उसका जोरदार विरोध किया। निशस्त्रीकरण के प्रबल समर्थन की नीति, यानी भारत जो है निशस्त्रीकरण यानी हथियारों को हथियारों की हथियार खरीदने बेचने इस जो नीति थी या परमाणु हथियार बनाने थी, इस नीति का समर्थक नहीं करता था, वो निशस्त्रीकरण का समर्थक था। भारत निशस्त्रीकरण का समर्थक रहा है। सन 1963 में आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि, जिसे कहा जाता है PTBT, जिसे परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि NPT कहते हुए, जिस पर भारत ने अविलंब हस्ताक्षर किया। यानी परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध की जो संधि थी उस पर भारत ने तुरंत हस्ताक्षर किए। 1968 की परमाणु अप्रसारण, जिसे NPT कहा जाता है, जो 5 मार्च 1970 लागू हुई, भारत ने इसलिए हस्ताक्षर नहीं किए कि ये भेदपूर्ण संधि थी। यानी इस पर क्या है, भेदभाव की संधि थी। महाशक्तियाँ इस प्रकार की संधि द्वारा विश्व में परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती हैं। NPT की तरह ये हुआ कि जो विश्व की महाशक्तियाँ थी वो क्या करती थी कि परमाणु शक्ति पर अपना एकाधिकार बनाना चाहती थी। सन 1996 में हस्ताक्षरित व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि CTBT जो है वो परमाणु हथियारों को पूरी तरह समाप्त करने के लक्ष्य को पूरा नहीं करती, अगर भारत ने इस पर भी हस्ताक्षर नहीं किए। अब है संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन करने वाली नीति। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक देश है। यानी जब संयुक्त राष्ट्र UNO की जो स्थापना हुई थी तो भारत उसका संस्थापक देश है। भारत ने इसके विभिन्न अंगों एवं विशिष्ट अभिकरणों में सक्रिय भूमिका, यानी जो इसके विभिन्न अंग और विशिष्ट अभिकरण इसमें सक्रिय भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने की नीति का पालन किया। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय विवाद है इसको मध्यस्थता यानी बीच बिताव के द्वारा निपटाने का पालन किया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों के पालन के प्रति जो आस्था रखना है वो भारत की हमेशा नीति रही है। संयुक्त राष्ट्र के आह्वान पर भारत ने कई देशों में शांति स्थापना हेतु अपनी सेनाएं भेजी। यानी संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कहने पर भारत ने अपनी सेनाएं भी कई देशों में शांति के लिए भेजी है। अब आगे चलेगी भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा, जो कि हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप जो है हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर कराओ, शेयर करो और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और हाँ, अंत में यही कहना चाहूँगा कि आज हमारे YouTube चैनल विपुल एजुकेशन पर 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं। तो आप सबके प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखिए। हम जल्दी जो है 10,000 सब्सक्राइबर ही जल्दी पूरे करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। घर रहें, स्वस्थ रहें।